नमस्कार, मैं सुमिता गंगावने और मैं एक काउंसलर हूँ। जब भी कोई व्यक्ति अपना सक्सेस पाने के लिए प्रयास करता है, अपना सक्सेस लेता है, तब उस सक्सेस को पाने के लिए उसे कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्रायोरिटीज सेट करना फिर पड़ता है, फिर आखिर जाकर उसको वो सक्सेस मिलता है। और ये सक्सेस पाने के लिए उसे कई मानसिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज हम ये सब जानेंगे। ये सब एक स्नेहल पाटोळे जो एमपीएससी पास आउट स्टूडेंट है, जिसने टॉप किया है, उससे जानकर उसने अपनी प्रायोरिटीज़ कैसी सेट की, कौन कौन से चैलेंजेस उसने फेस किए और अपना सक्सेस कैसा अचीव किया, इसके बारे में हम उससे बात करके जानेंगे। और ये संवेदनशीलता उसने कैसे जतन की, इसके बारे में उसका ये सफ़र हम आज खुद उसकी ज़ुबानी सुनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार स्नेहल जी। नमस्ते मैम। मेरा नाम सुमिता है और मैं काउंसलर हूँ। अच्छा। हाल ही में मैंने आपके बारे में पढ़ा था, आपने जो एमपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर रही थी, जो टॉप किया है, उसके बारे में मुझे जानना था, आपका सफ़र जानना था, आपका सक्सेस के पीछे जो आपने जो स्ट्रगल किया उसके बारे में मुझे जानना था। क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं? जी ज़रूर दूंगी। अच्छा, तो अब सबसे पहले आपका परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम स्नेहल पाटोळे है। मेरा ग्रेजुएशन बीएसडब्ल्यू में हुआ है और मास्टर्स की तैयारी करते करते मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी की। मेरा एमएसडब्ल्यू हुआ है और मेरे माता पिता एक किसान हैं, मैं किसान की लड़की हूँ और सारे काम देखते देखते पढ़ाई करते करते मैंने पूरा 1 साल मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया और आप देख रहे हो कि मैं महाराष्ट्र में प्रथम स्थान पर आई हूँ। इसके बाद के लिए पहले तो मैं आपका कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तो स्नेहल जी, मुझे ये बताइए कि आपने जॉब के बारे में अभी ये बताया, तो आपका फील्ड एमएसडब्ल्यू है, फिर आपने ग्रेजुएशन बीएसडब्ल्यू में किया, फिर ये ख्याल कब आया कि आप एमपीएससी करें? एक्चुअली मैम जब बीएसडब्ल्यू या फिर एमएसडब्ल्यू हम कर रहे थे तो उस वक्त हमें जो फील्ड वर्क दिया जाता है उस फील्ड वर्क में हम कई कम्युनिटीज़ को देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो उस वक्त हमें ये एहसास हुआ कि कम्युनिटीज़ में कितनी सारी ऐसी बातें जिन पर काम करना ज़रूरी है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आगे जाकर जब मैं एमएसडब्ल्यू हो जाऊंगी, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो जाऊंगी, तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक जॉब करते करते मुझे जो फ्रीडम मिलेगा इस कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए, वो मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनके मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इस नौकरी से नहीं मिलेगी, या फिर वो मुझे वो मेरे पास वो ताकत नहीं आएगी कि उस कम्युनिटी के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि उसी वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे ये तो ठीक है, एमएसडब्ल्यू एक बहुत अच्छा चांस है कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसी वक्त कि मुझे एमपीएससी करनी चाहिए और ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की। कितने साल से कर रही थी आप? मैंने बस 1 साल में ही पूरा फोकस से स्टडी किया और आप देख रहे हैं रिजल्ट्स। और ये कितना अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। वो तो बहुत बड़ी बात है। पहले अटेम्प्ट में ही मैंने पोस्ट निकाला। फिर आपकी फैमिली का क्या निर्णय था, क्या डिसीजन था? जैसे कि मैंने बताया, मेरे माता पिता, मेरी पूरी फैमिली खेती करती है और उनका ऐसा कहना था कि अब तुम बीएसडब्ल्यू हुई हो, एमएसडब्ल्यू भी कर रही हो, तो उसी में कुछ जॉब कर लो और आगे जाके मतलब शादी वगैरह करने का उनकी सोच थी। लेकिन मुझे जैसे कि मैंने आपने बताया कि मैंने ये सब सोच के रखा था और मुझे नहीं लग रहा था कि सिर्फ जॉब करके मैं उसमें सेटिस्फाई होगी। मुझे लोगों में उतर के उनके साथ काम करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने अपनी ये बात जो थी, अपना सपना, मैंने अपने माता पिता को बताया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन उनका बस यही कहना था कि इसमें ज़्यादा साल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी इस पढ़ाई में 4 साल 5 साल भी निकल जाते हैं, 2-2 3-3 मार्क्स से, पॉइंट मार्क्स से हमारा अटेम्प्ट फेल होता है। तो इसी का विचार करके उन्होंने मुझे पहले तो विरोध किया था, लेकिन बाद में मैंने उन्हें वचन दिया कि 1 ही साल में मैं पूरी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी और पोस्ट भी निकालूंगी। तो वही सब ध्यान में रखते मैंने उनको कन्विंस किया और उनका साथ लेके मैंने ये पढ़ाई पूरी की। लेकिन हम जब देखते हैं स्नेहल जी कि रूरल कम्युनिटी या गांव की जो लड़कियां रहती हैं उनकी शादी जल्दी की जाती है। जी। ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद 1 साल लेके अपनी ये पोस्ट भी निकाली। तो आपकी फैमिली ने कभी आप पे दबाव नहीं डाला कि शादी कर लो, अब बहुत पढ़ी तुम, क्या बहुत कुछ कर लिया अब तुमने, अब नहीं हमको पढ़ाना, ऐसा कुछ?
वैसे मेरी फैमिली सपोर्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो विचार रहते हैं वो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को फॉलो करने वाले रहते हैं। उनको ये बात मतलब इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी उम्र हो गई है लड़की की, 25 साल 26 साल की हुई है, फिर भी कुछ शादी का नाम नहीं ले रही, और कितने साल इसको घर में बिठा के रखने वाले हैं इसके माँ बाप। ये सोच के माता पिता कहते हैं, लेकिन मुझे भी कहते थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना और भी ज़्यादा, और मैं बचपन से ही कभी फेल नहीं हुई, पहले से मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा कि ठीक है 1 ही साल तो बोल रही है ना, तो देते इसको 1 साल, और 1 साल क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज वो बहुत खुश है, उनका भी निर्णय अच्छा था। वो तो दिख रहा है कि हाँ ये मुझे करना ही है, किसी परिस्थिति में मुझे 1 साल में करना है। वो स्पिरिट आप में कैसे आया, इसके बारे में मुझे बताइए। जी ज़रूर। जब मैंने बताया मैं BSW और MSW किया, उसी के दौरान जब हम कहीं विज़िट के लिए जाते थे किसी समुदाय में, या फिर कई लोगों से मिलते हैं, या फिर हमारी मतलब डेली की लाइफ में जब हम किसी से मिलते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं समाज का, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इन सब बातों में मैंने कहीं ना कहीं मतलब किसी पर अन्याय होता है, किसी को निगलेक्ट किया जाता है, किसी का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए ना, आज भी अगर आप कोई न्यूज़पेपर उठाकर देखते हैं तो उसमें उस हर न्यूज़पेपर में एक ना एक ऐसी न्यूज़ रहती है कि महिलाओं का या बच्चों का अत्याचार, रेप केसेस, हर अगर किसी पन्ने में नहीं हुए तो उस न्यूज़पेपर में ज़रूर वो बात होती है। तो इन्हीं सब बातों की मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हमें इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और एक सामान्य नागरिक जो होता है वो ये सब काम मतलब उसको वो पावर नहीं रहती उसके पास वो काम करने के लिए, ना ही वो अथॉरिटी रहती है, ना उसको हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए, फिर ये बात करनी है, वो बात करनी है, समाज सुधारना है, उसके लिए कुछ योगदान देना है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब बातों से मुझे ऐसा लगा यही मेरा स्पिरिट था, और यही मेरा मोटिवेशन था। लोगों का जो भी दर्द था, वो जो भी अन्याय थे, जो भी गलत चीज़ें होती थी, यही मेरा मोटिवेशन था और यही मेरा स्पिरिट था। मुझे ऐसा लगता था ये देखने के बाद कि मुझे करनी ही है स्टडी, मुझे स्किप नहीं करना है, या मुझे कोई टाइम पास नहीं करना है, जी जान से दिल लगा के मन लगा के मुझे पढ़ाई करनी है। जब आपने ठान ली कि आपको MPSC करनी है, तो किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो बहुत थी, लेकिन मैंने उन चुनौतियों को उन पर ही छोड़ दिया क्योंकि हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उन सबको ऐसा लगता है कि ये हमें टाइम नहीं देती, या फिर इसको कुछ ये किसी और ही दुनिया में चली गई है, ये किसी प्रोग्राम में नहीं आती, किसी पार्टी में नहीं आती। तो उस वक्त ये भी चुनौतियाँ थी मेरे लिए कि इन लोगों को कैसे हैंडल करें। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई 1 साल मुझे कुछ मत पूछो, या फिर मुझे आप ऐसा एज्यूम मत करो कि मैं भी आने वाली हूँ या भी मैं हूँ। तो ये सब चुनौतियाँ थी, और उसके साथ साथ ही जैसे कि मैंने बताया मेरे माता पिता की किसान है, मैं किसान की लड़की हूँ, तो आर्थिक चुनौतियाँ भी बहुत सारी थी, आर्थिक थी, मानसिक भी थी। आर्थिक चुनौतियों में जैसे हमें पता है कि मैंने शुरुआत में 3 महीने कोचिंग ली, उसके बाद सेल्फ स्टडी की मैंने, तो इसके लिए लाइब्रेरी का खर्चा, ऐसे सब खर्चा था जो मैं नहीं उठा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट किया। ये मेरे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि शांति से हमें जब वो एटमॉस्फेयर मिलता है पढ़ाई का, तो उसमें पढ़ाई होती है, या फिर घर में बैठ के खेत में बैठ के ऐसे पढ़ाई नहीं होती। तो ट्यूशन का अलग, लाइब्रेरी का, बुक्स, ये सब एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, और लोगों को भी थोड़ा सा फेस किया मैंने। यही मेरे लिए चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ। इतने बहुत सारे चैलेंजेस आपको आए, आपने वो सक्सेस भी कर दिया। इस चैलेंजेस को आपने फेस कैसे किया? पहले तो मेरी मानसिकता बहुत मतलब ऐसे मुझे चिड़चिड़ा होने लगा था कि हर कोई आता है, सुना के जाता है, लेकिन हम कहाँ हैं ना, मतलब हमें खुद को देनी है अभी प्रायोरिटी, हमारे सपने को हमने जो निश्चित किया उसको प्रायोरिटी देनी है। लेकिन हर कोई आता है, जैसे समझो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी अभी शुरुआत है मेरी पढ़ाई की, और मैं आपको बता रही हूँ कि दीदी मैंने ये शुरू किया है और मुझे ये हासिल करना है, हाँ ये पोस्ट हासिल करनी है। आप मुझे कुछ और ही सुना के जाते हो, या फिर मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरे मन में भर के जाते हो कि अरे इसमें 4-5 साल लग जाते हैं, और तुम क्या इसमें पढ़ी हो, ये निकाल दो तुम्हारे दिमाग से, ये सब चीज़ें होती थी। तब उस वक्त मुझे बुरा भी लगता था, और लगता था कहीं मैंने ये फ़ैसला करके गलत तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था, और मेरी फैमिली ने भी उस वक्त मुझे सपोर्ट किया, इसकी वजह से मैं कर पाई, और मैं
इस मानसिक स्थिति से मैं गुजरी, लेकिन मैंने खुद को हैंडल किया अच्छे से। और ये जो आपका चैलेंजेस भरा जो आपकी जर्नी थी, इस जर्नी में आपको प्रायोरिटीज किस चीज़ों पे आपने ज़्यादा दी? हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे माता पिता थे। हर किसी का अपना अपना मतलब हमारे लिए कोई ना कोई वो अपेक्षाएं रखते कि ये तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें यहाँ पर आना है, वहाँ से जाना है, ये काम तुम्हें करना ही है, ऐसे रहता है। और जैसे कि हम अपने फैमिली में हम जब मेंबर रहते हैं तो हर किसी का कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ रहती है जो हमें पूरी करनी होती है। लेकिन मैंने सबको बता दिया था कि भाई 1 साल के लिए मुझे मतलब ऐसे भी मत करो कि स्नेहल नाम की कोई लड़की है या तुम्हारी फ्रेंड है। और माता पिता का भी सपोर्ट था इसके लिए। जो काम मुझे पॉसिबल रहते थे वो मैं करती थी, लेकिन सबसे पहले मैंने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। सुबह मैं 4 बजे उठती थी। शुरुआत में हमें इतनी पढ़ाई नहीं होती हमसे, बाद में जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, तो वैसे एग्ज़ाम का टाइम पढ़ाई का टाइम मैंने बढ़ाया और पूरी प्रायोरिटीज़ मैंने पढ़ाई को दी। उसके बाद जो भी टाइम रहता था उसमें कहीं किसी का बहुत अर्जेंट काम है या फिर किसी के घर जाना है, फ्रेंड से मिलना है, मम्मी पापा से कहीं पर जाना है मम्मी पापा के साथ, या फिर हॉस्पिटल जाना है उनके साथ, तो ये काम मैं फ्री टाइम में करती थी। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी मैंने पढ़ाई को ही दी और अपने सपने को ही दी। और ये जो प्रायोरिटी आप देती थी, तो इस प्रायोरिटी को देते समय अपने संवेदनशीलता कैसी जानी आपने? हाँ, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमने जैसे कि मैंने ऐसे निश्चित किया था कि मुझे पोस्ट निकालनी ही है, मुझे डिप्टी कलेक्टर होना ही है, एमपीएससी में फ़र्स्ट आना ही है, टॉपर होना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं अपना फोकस जो मैं किया है, मैंने सेट किया है, उसके साथ ही कहीं ना कहीं और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमें थोड़ा सा तो टाइम निकालना चाहिए। पूरी तरह से हर चीज़ को, हर बातों को या फिर हर सिचुएशन को हमें निगलेक्ट करते हैं तो वो सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो हम पे ही कुछ इम्पैक्ट होता है, उसका बुरा इम्पैक्ट होता है हमारी फैमिली के साथ। तो मैंने इसमें ऐसा किया कि जब भी मैं अपनी पढ़ाई करती थी या प्रायोरिटीज सेट करती थी, उस वक्त मैं ये भी ध्यान रखती थी कि मेरी वजह से किसी का मन ना दुखे, किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव ना हो। या हम जब भी देखते कि बहुत टाइम से या फिर बहुत घंटे हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें स्ट्रेस आ जाता है, और इसमें अगर कोई हमसे कुछ कहे या फिर हमारे मन के विरुद्ध कोई कुछ बात कहे तो हमें चिड़चिड़ा होता है, हम कुछ अलग बर्ताव करते हैं। तो मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि मुझे ऐसा नहीं करना है। अपनी प्रायोरिटी तो मैंने जो मतलब जो निश्चित की है, तो उसके साथ ही बाकी के लोगों के साथ भी, बाकी की चीज़ों के साथ भी संवेदनशील वर्तन करना है। सिर्फ अपना या फिर अपने ही बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है, किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव ना हो, ये मैंने हमेशा ध्यान में रखा। और कभी ऐसा हुआ है, मतलब ऐसी दिक्कत आई है आपको कि ये एक चैप्टर आपको आज ख़त्म करना है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से आपने अपने फ्रेंड्स पे वो गुस्सा निकाला है, अपने कलीग्स पे वो गुस्सा निकाला है, ऐसा असंवेदनशील वर्तन हुआ है आपसे? वैसे तो मैंने नहीं किया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी 4 फ्रेंड्स हैं, वो मिली थी और उनमें सिर्फ मैं ही उनसे नहीं मिली थी। हमारा एक ग्रुप था तो मैं नहीं जा पाई पढ़ाई की वजह से। तो उस वक्त एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, रात के 9 बजे थे, और वो बताने लगे कि दिन में उन्होंने क्या किया, क्या खाया, कहाँ घूमे, क्या बातें की, किसका क्या हुआ, कौन सा नया चैप्टर उनकी लाइफ में खुला है, ये सब वो बताने लगे। और इसी में उसने मेरा 1-1.5 घंटा ले लिया। और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था ये कब कॉल रखती है, लेकिन वैसे नहीं कह सकते ना, उसे बुरा लगेगा, इसके लिए मैं भी सुनती गई। 1-1.5 घंटे के बाद जब कॉल रखा तो मैंने अपनी पढ़ाई कर ली, लेकिन वो जो टाइम था उस टाइम में मेरे 2 चैप्टर्स में कंप्लीट करती थी। उस दिन मेरा वो नहीं हो पाया, और सोते वक्त मुझे ऐसा लगा कि अरे टाइम टेबल के हिसाब से आज का जो मेरा रूटीन था और जो मैंने आज सेट किया था आज का गोल, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होने लगा, और मैंने उसकी वजह से मैसेज किया कि तुम्हारी वजह से मेरा ये ऐसा रह गया है, इसके बाद मुझे कॉल भी करोगी तो बस 5 मिनट में सब निपटा लेना, और मेरे साथ इतना टाइम ये स्पेंड मत करना कॉल पर भी, ऐसा वैसा बहुत कुछ मैंने उससे कह दिया। उसके बाद बेचारी ने सिर्फ एक सैड इमोजी भेजा और सॉरी करके भेजा। उसके बाद फिर मुझे भी ऐसा लगा कि अरे मैंने इसके साथ इनसेंसिटिव बिहेव किया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बेचारी हर रोज़ कहाँ कॉल करती है, आज मिली थी इसके लिए कॉल किया। तो उस वक्त मुझे लगा ऐसे, तो अनजाने में हो गया था, मेरे मुझसे असंवेदनशील वर्तन हो गया था। तो आपको क्या लगता है इसमें,
सक्सेस पाने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है, और उसके बाद जो सक्सेस आता है जो आपने अचीव अचीव किया, किया। तो ये सब करते समय क्या क्या करना चाहिए? देखिए मैडम, ये सक्सेस पाना या फिर कोई भी पोस्ट हासिल करना, ये जो सफ़र होता है ना, वो एक दिन का नहीं रहता। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं, कई दिन और कई रात कई दिन और रात गुजर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम सक्सेस पाने के लिए कुछ करते हैं, कदम उठाते हैं, उस वक्त हमें, जैसे कि आपका सवाल था कि संवेदनशीलता कैसे जागरूक रखनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सफ़र पे हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी एक रिश्ते को या फिर किसी एक काम को इतनी भी प्रायोरिटीज़ नहीं देनी चाहिए कि उसकी वजह से हमें इतना नुकसान हो कि उसके बाद, वो सक्सेस मिलने के बाद या फिर वो व्यक्ति चले जाने के बाद, वो रिश्ता टूट जाने के बाद बाकी रिश्तों में या फिर हमारी बाकी लाइफ में उसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट हो। ऐसा होता है ना कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा संवेदनशील वर्तन करना होता है, लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती कि हमसे असंवेदनशील वर्तन हो जाता है। तो हमें बस यही ध्यान में रखना चाहिए होता है कि उस परिस्थिति में हमें इमीडिएट डिसीजन नहीं लेने हैं, थोड़ा सा खुद को टाइम देना है, उस सिचुएशन को भी टाइम देना है। जब वो सिचुएशन निकल जाती है, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाता है, तो तभी हमें निर्णय लेने होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो टॉपर है या फिर उन्हें पोस्ट मिली है, उन्हें सक्सेस मिला है, और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इस सफ़र से गुज़र रहे हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है हर चीज़ का। रात में नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है कि अरे कुछ ना, सब कुछ पढ़ा होता है, सब कुछ किया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, क्या हम सही ट्रैक पर है। इसके वजह से बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है। घर वालों को कॉल आया तो उनसे बात करने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि घर वालों के, अभी इसी वक्त घर वालों के पास जाना है, उनसे बात करनी है, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसा बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी इस मानसिक स्थिति से इंसान गुजर जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, या फिर गलत होगा मेरे हाथ से, या फिर मुझे अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगा कुछ मार्क्स से, मैं फिर से मुझे अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे ताने मारेंगे, कह रहे तुझसे होता नहीं, तो इतने साल तो क्यों गंवा रहा है इस एग्ज़ाम में। तो ये सब हम सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद में संवेदनशीलता जागरूक रखनी चाहिए, और असंवेदनशील इंसान ना बने हम, इसकी हमें दक्षता लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलो, आपने ये ठान ली तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये आखिरी सवाल मेरा ये था स्नेहल जी आपसे कि अभी तो आपने एमपीएससी क्रैक की, अभी आपको ऑर्डर भी आ गए, तो ऐसा पहला काम कौन सा उस कम्युनिटी के लिए करना चाहोगे, और ये ऐसा कौन सा पहला काम करना चाहोगे कि जिससे आपका पूरा जर्नी सक्सेसफुल ट्रैक पर चली जाए? हमें तो शिक्षा का महत्व पता है, लेकिन जिन कम्युनिटी को, जिन लोगों को, जिस समुदाय को शिक्षा का महत्व नहीं पता है, वो तो एक तो खुद भी नहीं पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाने की महत्व उन्हें पता नहीं है। ऐसे लोगों से मिलकर, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करके, उनके साथ चर्चा करके, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें शिक्षा की जागरूकता फैलानी चाहिए। और जो प्रौढ़ शिक्षण होता है, उसकी भी हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। और ऐसे कम्युनिटीज़ जो होती है, जो बार बार वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करती है, अपना पेट भरती है, तो ऐसे कम्युनिटीज़ में अपने बच्चों को सिखाने का प्रमाण बहुत ही कम है। तो मुझे सबसे पहले इन लोगों के बच्चों को सिखाने पर, उनको शिक्षित करने पर फोकस करना है जी, ताकि हमारे देश का भविष्य अच्छा रहे, और हर कम्युनिटी का जो भी आज तक मतलब नज़रों से, हाँ, बैकवर्ड है, नज़रों से दूर है लोगों से, या फिर डेवलपमेंट से दूर है, उनको डेवलपमेंट में लाना है, और शिक्षा से ही उन्हें ये सब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मुझे सबसे पहले इन लोगों के बच्चों को सिखाने पर फोकस करना है, उनको शिक्षित करना है। सोच तो बहुत अच्छी है, हम दुआ करते हैं कि इस सोच में आप सफल हो जाएं, जी, और इस थैंक यू। कार्य में आप सफल हो जाएं। ऑल गुड विशेस विद यू। थैंक यू मैम। तो स्नेहल जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने आपसे बात करके ये जान लिया कि एक सफ़र तय करने में और एक सक्सेस पाने में जो चुनौती आती है, जो प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, और उस प्रायोरिटीज़ के बीच के दौरान जो संवेदनशीलता हमें जतन करनी चाहिए, ये जो सफ़र आपके साथ हमने आप किया, और ये जो डिस्कशन हुआ हमारा, ये बहुत अच्छी तरह हुआ। सो मैं आपके फ्यूचर के लिए आपको गुड विशेस देती हूँ, और फिर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
तो आज हमने ये जान लिया कि जो स्नेहल थी जिसने एमपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके उसने टॉप किया, उसका बैकग्राउंड जान लिया कि वो एक किसान की लड़की थी। एमएसडब्ल्यू किया उसने, फिर उसका ग्रेजुएशन बीएसडब्ल्यू में हुआ था और उसने सिर्फ घर वालों से बात करके 1 साल ही वक्त मांगा था कि 1 साल में ये पोस्ट में निकालूंगी, और उसने वो सफलता अपने घर वालों को दिखा भी दी। तो इस सफलता के दौरान उसका जो संघर्ष था और उस संघर्ष में उसने जो संवेदनशीलता विकास किया, इसके बारे में आज हमने जान लिया। और उसने कोई चैलेंजेस, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस किए, प्रायोरिटीज़ कैसे सेट किया, और फिर इस प्रायोरिटीज़ में अपना सक्सेस उसने कैसे ढूंढा, ये हमने उस स्नेहल से बात करके जान लिया है। तो मैं आप सबसे ये विनती करूँगी कि कोई भी आप कदम उठाए अपने सक्सेस की तरफ, तब आपकी प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए, आपका उस लक्ष्य उस प्रायोरिटीज़ और सक्सेस के ऊपर रहना चाहिए, और ये सब करते हुए संवेदनशीलता भी आपको जतन करनी चाहिए। धन्यवाद।